हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना दोस्त बिंदु प्रकाश द्विवेदी एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एलीट माइंड इंस्टीट्यूट स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूं और जो टॉपिक का नाम है वो है बेसिकली रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और यू कैन से द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। जो क्लास 11th का चैप्टर जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, उस चैप्टर का ये आज हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ कॉमन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या उनके कुछ करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं और करेक्टिव मेजर्स हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। आज हम इन सभी का एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मोलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। अब जब उनका यूज किया जाएगा तो देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना होता है। तो जो नॉर्मल अपना जो ब्रीदिंग रेट होता है वो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के लिए वो लगभग 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है। अब जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है तो वहां पर जो अपना ब्रीदिंग रेट है वो कितना है, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो ब्रीदिंग रेट होती है वो वेरिएबल होती है और या उसमें कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब ये फ्लक्चुएशंस हम कभी भी कह सकते हैं वॉलंटरी नहीं करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल डिमांड बदलती है, मीन्स जब कभी हम मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं, दैट मीन फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या जिमिंग करते हैं, तो उस जिम के टाइम पर मस्कुलर एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो उनमें ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है और वो CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उस समय जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके इंटायर कह सकते हैं मैकेनिज्म बदलती है या उसकी रेट कह सकते हैं बदलती है। जो हमारा ब्रीदिंग रेट होगा वो भी बदलेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सहेलेशन है उसकी रेट हमें एक्सेलरेट करानी पड़ेगी और इवन हमारा जो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग होगा वो भी बदलता ही बदलता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वेन एवर द बॉडीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड and more amount of CO2 is produced at that time, there is a variations or there is a change in the respiratory mechanism and breathing mechanism। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का चेंज है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म का चेंज है, दैट इज रेट और डेप्थ में जो चेंज आ रहा है वो किस तरीके से होता, कैसे कैसे वो होता है। तो आज हम उसी चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज के टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं बचना चाहिए। या कुछ समराइज कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बताया है कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जब हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, न्यूरल रेगुलेशन की बात करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूरल रेगुलेशन, हम ये पढ़ने वाले हैं। मींस नर्वस सिस्टम किस तरीके से हमारी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम केमिकल रेगुलेशन की बात करेंगे कि क्या क्या केमिकल्स हैं, मीन्स उन केमिकल के कंसंट्रेशन के घटने और बढ़ने पर हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम इनको पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से कौन कौन टाइप के डिसऑर्डर्स होती हैं, उन डिसऑर्डर के पीछे जो मेन कॉज है वो क्या हो सकता है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, जिससे कि अगर किसी कॉमन पर्सन को ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आए तो एज एन बायोलॉजी स्टूडेंट आप उसको कुछ बोल सकें कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से आप मिलने और अपने जो ये डिसऑर्डर है इसका ट्रीटमेंट ले सकें। क्योंकि जो भी हम लोग बायोलॉजी, खास करके जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लोग उनसे डिस्कस करते ही रहते हैं। कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, उनको बोल दिया बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है, ये बायोलॉजी का पर्सन है, यही कुछ समझा सकता है, हमको बता सकता है इसके बारे में। तो एटलीस्ट हमारे पास उतना बेसिक नॉलेज तो हो कि हम खुद के बे बॉडी में होने वाले कुछ चेंज जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहे हैं उनमें हम चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकें। और साथ ही साथ अगर हमारे आसपास कोई पर्सन है, फैमिली में कोई पर्सन है, तो अगर उसके रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, दैट मीन कुछ उसको अनईजी फील हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हम उसको भी कुछ ना कुछ एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी एडल्ट के केस में बेसिक जो कह सकते हैं जो बेस लाइन ऑफ ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है
और इस नॉर्मल ब्रीदिंग रेट में जो कि 16 टाइम्स का है, अगर हम आइडियल वैल्यू 12 टाइम्स की बात करते हैं तो 12 टाइम की जो ब्रीदिंग में 2 सेकंड का क्या होता है, अपने पास इंस्पायरेशन होता है और 3 सेकंड का एक्सपायरेशन है। तो अगर दोनों की वैल्यू को हम मिलाएं तो ये जो टोटल ड्यूरेशन हमको मिली वो कितनी मिली, 5 सेकंड पर ब्रीथ। ये 5 सेकंड कितना है, पर ब्रीथ में लगने वाला टाइम है। तो अब अगर हम इसको हम 1 मिनट के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो 1 मिनट में कितना हुआ, 12 टाइम हो गया। और ये जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बॉडी की डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। अगर जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा होती। कुछ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जगह जगह मैंने ऐड की हुई है, जैसे कि जो मेमल्स होते हैं उन मेमल के केस में जो ब्रीदिंग होता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, मींस एयर इज रीचिंग इनसाइड लंग्स व्हेन प्रेशर इनसाइड लंग्स इज लेसर एंड कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। और यही एक कारण है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या कह सकते हैं, मेमल जो होते हैं उनमें ब्रीदिंग और ईटिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स लाइक अगर हम एम्फीबियन का डिस्कस करते हैं तो एम्फीबियन के केस में क्या है, डायाफ्राम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो अपने लंग्स के वॉल्यूम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं ला पाते हैं, उनके लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाता है, इसलिए उनके केस में जो ब्रीदिंग होती है वो हाई प्रेशर से होती है, मीन्स जो एयर है वो हाई प्रेशर के द्वारा लंग्स के अंदर पुश की जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और जो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग वाले एनिमल्स होते हैं उनमें ईटिंग एंड ब्रीदिंग एक साथ नहीं होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उन हायर वर्टिब्रेट में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी स्पेसिफिक टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है। जैसे इनवर्टिब्रेट में एक पिगमेंट मिलता है हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का होता है, दिस इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है प्रेजेंट इन अवर आरबीसीज। खास करके हीमोग्लोबिन है वो दो चीज का बना है जिसके बारे में पहले समझा चुका हूं कि वो हीम पोर्शन और ग्लोबिन पोर्शन से मिलकर के बना होता है। तो हीम उसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, वो दोनों मिलकर बनते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरीके से काम करता है, दैट मींस ये हमारी बॉडी में गैसेस दैट इज ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में अपनी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल शो करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जो नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग रेट है, अगर उसमें हम न्यूरल रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे न्यूरल रेगुलेशन को लेकर के एक स्पेसिफिक कह सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और वहां से जनरेट होने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वही सिग्नल हमारी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को या ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम एक्सक्लूसिवली रेगुलेटेड बाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनमें से एक होता है पॉन्स और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस सेंटर डिक्टेट द प्रिसाइज रेट एंड डेप्थ ऑफ एवरी वेट टू मीट द सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिमांड। अब सिस्टेमिक मेटाबॉलिक डिमांड मींस कि अगर पर्सन एट रेस्ट कंडीशन पर है तो जो बेसिक जो कह सकते हैं रेट ऑफ रिदम होगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर होगी, इट मींस वो 12 के आसपास ही होगी। लेकिन अगर बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट एक्सेलरेट हो रही है, मींस मसल्स के लेवल पर या बॉडी के ऑर्गन्स के लेवल पर ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उस समय फिर ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कराना पड़ता है। तो उस ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कराने के लिए ब्रीदिंग रेट में जो भी कह सकते हैं रिक्वायर एडजस्टमेंट करने हैं, वेदर इंक्रीज करना है या उसको डिक्रीज करना है, उसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम में के जो कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन वाले पोर्ट के जो हाइंड ब्रेन वाला पोर्शन होता है, उस हाइंड ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो इस काम के लिए डेडिकेटेड काम करते हैं। जैसे इनमें से होता है प्राइमरी कंट्रोल सेंटर। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन बीइंग हैव इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटिंग इट्स रेस्पिरेटरी रिदम और इट इज डन बाय द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन आवर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इससे जो निकलने वाले इंपल्सेस होते हैं वो इंपल्सेस हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। देखिए जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में भी दो सेंटर पाए जाते हैं,
एक तो होता है इंस्पायरेटरी सेंटर और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर। सेकेंड वन इज एक्सपायरेटरी सेंटर। डन। मीन्स इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, दो सेंटर हो सकते, और ये दो सेंटर में एक क्या हो गया, इंस्पायरेटरी सेंटर, और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर। अब अगर इनको और टेक्निकल नेम भी है, इसका नाम होता है डीआरजी, डीआरजी, और इसको बोलते हैं वीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो बेसिकली होता है वो क्या है, वो मेडुला ऑब्लोंगो के डोर्सोलैटरल साइड पर पाया जाता है, जबकि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रोलैटरल साइड में पाया जाता है। और इसमें जो इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, बेसिकली ये बेसिक रोल होता है इसका नॉर्मल इंस्पायरेशन को कंट्रोल कराने के लिए। एक्सपायरेटरी जो सेंटर या कह सकते हैं जो वीआरजी वाला पोर्शन होता है, ये वीआरजी नॉर्मल ब्रीदिंग में काम नहीं करता। डीआरजी फंक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कहें या उसको हम लोग क्वाइट ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग या जो क्वाइट ब्रीदिंग होती है, इस नॉर्मल ब्रीदिंग या क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर का डीआरजी काम करता है। और ये जो डीआरजी होता है, उस डीआरजी का काम क्या है, टू ब्रिंग अबाउट इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। मींस इसके द्वारा जो सिग्नल आते हैं वो इंस्पायरेटरी मसल्स को जाते हैं। इसको मैं दूसरी जगह अदर साइड पे भी इसको मेंशन कर देता हूं, ताकि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। Here they are present the medulla oblongata, and medulla oblongata has two center, one of them DRG and another is PRG। DRG से जो सिग्नल आते हैं टू इंस्पायरेटरी मसल, टू इंस्पायरेटरी मसल्स, वहीं जो वीआरजी से सिग्नल आते हैं ये आते हैं टू एक्सपायरेटरी मसल्स। ये दो टाइप के सिग्नल होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो टाइप के बंडल ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और दो टाइप के बंडल ऑफ न्यूरॉन में एक होता है डीआरजी और दूसरा होता है वीआरजी। जो डीआरजी वाला पोर्शन होता है, इससे जो सिग्नल निकलते हैं वो इंस्पायरेटरी मसल को जाते हैं। अब तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो इंस्पायरेटरी मसल क्या है, तो इंस्पायरेटरी मसल्स होती है मसल्स ऑफ डायाफ्राम, दैट इज रेडियल मसल्स और द फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मींस इस डीआरजी या इंस्पायरेटरी सेंटर से निकलने वाले जो सिग्नल होते हैं वो इंस्पायरेटरी मसल को जाएंगे और उनका कॉन्ट्रैक्शन करा करके इंस्पायरेशन प्रमोट कराते हैं। डीआरजी, डीआरजी से निकलने वाला सिग्नल, सिग्नल मतलब काइंड ऑफ इंपल्स। डीआरजी से निकलने वाले जो इंपल्स होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल कहां पहुंचते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स को आते हैं, और इस इंस्पायरेटरी मसल से सिग्नल कहां जाता है, यहां पर आने के बाद contraction of inspiratory muscle, and finally it brings about inspiration। यहां इंस्पायरेशन होना शुरू हो जाता है।
तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज नॉर्मल वर्किंग ओनली इन नॉर्मल ब्रीदिंग और क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पर, और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ से एमिट होने वाले जो सिग्नल्स होते हैं, वो इंस्पायरेटरी मसल के लेवल पर काम करते हैं। एंड व्हेन द सिग्नल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डीआरजी वर्क अपॉन द इंस्पायरेटरी मसल्स, then they bring about contraction of inspiratory muscles, means diaphragm muscles and external intercostal muscles of the rib. Hence these muscles contract, the volume of thoracic cavity increase, ultimately the volume of lungs increase, and here there is a inspiration. और क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम में केवल डीआरजी ही काम करता है, या कह सकते हैं जो नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग होती है उस टाइम पर डीआरजी काम करेगा, वीआरजी का कोई रोल नहीं होता है। वेरी क्लियर। सिमिलरली एक होता है हमारे पोन्स पर होता है मॉडरेटर सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। पोन्स में क्या प्रेजेंट है? न्यूमेटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमेटैक्सिक सेंटर क्या होता है? मॉडरेटर की तरह से काम करता है, जो पोन्स में पाया जाता है। होता है क्या कि जब यहां से सिग्नल निकलते हैं तो यहां से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डीआरजी पर इनहिबिटरी सिग्नल्स की तरह से काम करेगा। मींस इस न्यूमेटैक्सिक सेंटर से निकलने वाले जो सिग्नल होते हैं वो डीआरजी की एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे, और अगर डीआरजी की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा तो डेफिनेटली यहां पर जो इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। और दैट इज वाई कहते हैं कि जो पोन्स के न्यूमेटैक्सिस सेंटर से निकलने वाले सिग्नल्स होते हैं वो इंस्पायरेशन की डेप्थ और ड्यूरेशन दोनों को कम कर देते। वेरी क्लियर। तो एक समराइज वे पे अगर बात करें, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को मेंटेन रखने का काम करता है। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें से एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के द्वारा जो सिग्नल्स निकलते हैं वो जाते हैं इंस्पायरेटरी मसल को, एंड हेंस इट ब्रिंग अबाउट इंस्पायरेशन। और कैसा? नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में जो वीआरजी होता है ये काम नहीं करता है। डन। There is another center present in the pons known as pneumataxic center, and this pneumataxic center से निकलने वाले जो सेंटर इंपल्सेस होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के को पर कैसे होते हैं? इनहिबिटरी होते हैं। वो डीआरजी की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, और फाइनली जो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन और डेप्थ दोनों कम हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जो न्यूमेटैक्सिक सेंटर वाला कंपोनेंट होता है ये लंग्स की कह सकते हैं इनकम्प्लीट फिलिंग को प्रमोट करता है, लंग्स की कंप्लीट फिलिंग नहीं होने देता है। या एक कह सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसमें एक एक्सेसिव ब्रीदिंग चल रहा है और अगर इनहेलेशन बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है लंग्स डैमेज हो जाए। तो एक लिमिट से ज्यादा लंग्स का एक्सपेंशन ना हो, ये जरूरी है कि जो डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम की जाए। तो वहां पर क्या काम करता है? ये पोन्स का न्यूमेटैक्सिक सेंटर काम करता है, और ये न्यूमेटैक्सिक सेंटर कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन पार्शियल फिलिंग ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं। डन। वो चीज यहां पर समझाने की मैंने कोशिश भी किया है। द ब्रेन स्टेम जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स आ गया, precise neural circuit control fine tunes and the respiratory cycle like pneumataxic center। अब इस pneumataxic center जो पोन्स में होता है moderate sends neural signal to reduce the duration of inspiration। तो जो मैंने आपको पहले समझा दिया कि न्यूमेटैक्सिक सेंटर से निकलने वाले सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंस्पायरेटरी सेंटर पर इनहिबिटरी सिग्नल की तरह से काम करते हैं, और ये इनहिबिटरी सिग्नल इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। The specialized primary control center activate specific neurons to cause either inspiration or expiration। अब ये जरा समझाने वाली बात है, ध्यान देना। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? ये नॉर्मल ब्रीदिंग है।
अब इस नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर होता क्या है कि डीआरजी काम कर रहा है, डीआरजी एक्टिव रहता है, और जब डीआरजी एक्टिव होगा तो होगा क्या यहां पर इंस्पायरेशन होगा। इस टाइम पर जो वीआरजी होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो जनरली यहां पर काम नहीं करता। अब देखो डीआरजी से जो इंपल्सेस होते हैं वो इंपल्सेस कितने सेकंड के लिए, और 2 सेकंड के लिए आते हैं। डीआरजी से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं दे जस्ट फॉर ओनली 2 सेकंड। अब इस 2 सेकंड में क्या होगा, इंस्पायरेशन, ठीक है, और आफ्टर 2 सेकंड सिग्नल का जो ट्रांसमिशन वो बंद रहेगा अगले 3 सेकंड के लिए। अब जब नॉर्मल ब्रीदिंग है तो जरा याद करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग मैंने पढ़ाया था कि नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है, मींस वहां पर एटीपी का कंजप्शन होगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा, लेकिन जो पैसिव प्रोसेस होती है वो जो एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होती है। मींस जिस समय इंस्पायरेशन होना होगा उस समय तो डीआरजी से सिग्नल एग्जिट होंगे, डीआरजी से सिग्नल निकलेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, और ये कितने सेकंड के लिए है, 2 सेकंड के लिए है, तो इस 2 सेकंड में क्या होगा, सॉरी, इस 2 सेकंड तक तो इंस्पायरेशन चलता रहेगा। अब फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड नो सिग्नल्स फ्रॉम डीआरजी, और इस समय जब डीआरजी से कोई भी सिग्नल नहीं निकलने वाला है, इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर एक्सपायरेशन होगा। ये बात क्लियर हुई। वीआरजी का अभी यहां पर कोई भी रोल नहीं है, मींस अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए अगर कहना चाहें तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस समय नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है, जिसको अदर वर्ड में हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उस दौरान डीआरजी से निकलने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो इंस्पायरेटरी मसल को जाते हैं, और वो सिग्नल अगले 2 सेकंड के लिए होते हैं, जिसके कारण उस 2 सेकंड में केवल इंस्पायरेशन होता है, एंड जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स द सिग्नल जनरेटिंग फ्रॉम डीआरजी गेट स्टॉप्स। इट मीन्स जो इंस्पायरेटरी मसल्स को सिग्नल आ रहा था वो बंद हो जाएगा, तो होगा क्या कि वो मसल्स अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, कौन सी, इंस्पायरेटरी मसल, और जब इंस्पायरेटरी मसल अपने आप रिलैक्स होना शुरू होती है तो लंग्स की इलास्टिक रिकॉइलिंग होना शुरू हुई, और इलास्टिक रिकॉइलिंग के लिए यहां पर एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं होती है। दैट इज वाई ये कहा जाता है कि जो एक्सपायरेशन है वो नॉर्मल है, और दैट इज वाई इस टाइम पर एक्सपायरेटरी मसल में किसी भी टाइप के कंट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं पाई जाती है। सो वीआरजी इट नॉन फंक्शनल। डन। By shortening the inspiration, the pneumotactic center effectively alter and control the overall respiratory rate। तो जो मैं पहले का समझा चुका कि जिस समय न्यूमेटैक्सिक सेंटर काम करेगा वो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देगा, और अगर इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स होगी, मींस लंग्स का एक्सेस स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगा। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहां मैं आपको भी और समझा देना चाहता हूं। वन थिंग इज दैट कि अब जिस समय फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है तब क्या होगा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अब यहां पर काम करता है वीआरजी। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन तो क्या था, वो पैसिव प्रोसेस होती है तो वहां पर किसी टाइप की मसली कंट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है तो वहां पर अभी डीआरजी फंक्शनल होता है, और डीआरजी से निकलने वाले सिग्नल कहां जाते हैं, एक्सपायरेटरी मसल्स को जाते हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स को जाते हैं, और एक्सपायरेटरी मसल कौन सी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड प्लस एब्डोमिनल मसल्स। और इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा,
नॉर्मल एक्सपायरेशन में इन मसल्स का कोई रोल नहीं है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं दो स्लाइड को समराइज करूं, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, इट इज मेंटेन्ड एंड मॉडरेटेड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर देयर आर टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वन इज कॉल्ड DRG and another called as VRG. DRG is functional in normal breathing, quiet breathing or abdominal breathing. During this type of breathing, signals from DRG generate and transmitted to the inspiratory muscle, that is said to be known as inspiratory muscle. कौन कौन सी हैं? हमारी फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन होगा और ये सिग्नल अगले 2 सेकंड के लिए रहेंगे। जस्ट आफ्टर 2 सेकंड सिग्नल फ्रॉम डीआरजी गेट स्टॉप्स, कोई सिग्नल का एक ट्रांसमिशन नहीं होगा और उस दौरान अगले 3 सेकंड में क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा और जो नॉर्मल पैसिवली होता रहता है। लेकिन अगर ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, हमारी डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ती है, तो जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी तो भी अगर देखो फोर्सफुल ब्रीदिंग में अगर इंस्पायरेशन है तो भी वो यही डीआरजी ही कंट्रोल करेगा। मींस यहां पर सिग्नल मोर वाइग्रस और मोर ड्यूरेशन के लिए होगा और जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा उसी समय केवल वीआरजी काम करेगा। वीआरजी बाकी किसी दूसरे टाइप के रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग में, दैट मीन चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वहां काम नहीं करेगा। VRG it only active or generate signals only when there is a forceful expiration, and signals from this VRG is acting upon the expiratory muscles. Those are internal intercostal muscles and abdominal muscles. होता क्या है कि इन दोनों टाइप मसल का जब कंट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक कैविटी का जो कह सकते हैं कंट्रैक्शन वो ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ज्यादा घटेगा और जब वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी ज्यादा घटेगा तो लंग्स के ऊपर अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होगा, सो दैट मोर एयर इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ लंग्स। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा एक चीज यहां पर हम बात करने वाले कुछ केमिकल कंट्रोल की। देखिए न्यूरल सिग्नल अपने आप काम कर रहा है। अब कुछ केसेस पर क्या होता है कि जिस समय हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ी, मींस टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो दो तरीके से, एक बेसिक तरीके से 3 ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें से एक 7% प्लाज्मा में जाता है, 23% हीमोग्लोबिन डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करता है एट कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और 70% ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है? एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी में कुछ अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और वो जो सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं दे आर सेंसिटिव फॉर प्रेजेंस या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, and whenever they detect high concentration of CO2 and hydrogen ion or protons in arterial blood, remember it, arterial blood or cerebrospinal fluid। अब सोचिए जरा कि अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के में होता है, अगर वहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया, मींस वहां पर एसिडिक कंडीशन डेवलप होना शुरू हो गई। सिमिलरली अगर अपना आर्टेरियल ब्लड है जिसमें अगर नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ है तो नॉर्मल CO2 और H+ रहेगा, लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ गैस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, मींस जिस अमाउंट का CO2 ब्लड से निकल करके एल्विलाई के थ्रू एक्सपेल्ड होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया, मींस स्टिल द आर्टेरियल ब्लड में CO2 लेवल और हाइड्रोजन लेवल ज्यादा है, और अगर वो ब्लड बार बार सब बॉडी में सर्कुलेट होगा तो बॉडी में CO2 लेवल बढ़ेगा, मतलब आगे चल करके हिट में डेवलप ये कंडीशन आप हाइपरकार्बिया या कह सकते हैं साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस चीज से हमें हमारी बॉडी को बचाना है तो जरूरी है कि बॉडी में कुछ ऐसा सेंसिटिव कंपोनेंट होना चाहिए जो ब्लड में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का डिटेक्शन कर सके, एंड अल्टीमेटली वहां से कुछ सिग्नल ऐसे जनरेट हों जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पर आने के बाद हमारी ब्रीदिंग रेट में मॉडिफिकेशंस कर सके, उसमें रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं वो ला सके। डन दोस्तों। तो द कीमोसेंसिटिव एरिया लोकेटेड इमीडिएटली एडजेसेंट टू द रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखिए ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया। तो मैं वर्ड यहां पर ऐड कर देता हूं, बेटर वर्ड ये रहेगा कि मैं यहां पर ऐड कर दूं इस जगह पर सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया।
सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही होता है, विद इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। Done. And this is highly sensitive for carbon dioxide and hydrogen concentration. लेकिन कहाँ this detect the high कह सकते हैं concentration of carbon dioxide and hydrogen ion in cerebrospinal fluid in जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, वहां पर ये उसके लिए सेंसिटिव होता है। देखिए अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है, अब वहां पर क्या जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसका एक अलग रोल है, हम उस रोल पर भी नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो अनडाउटेडली कि हमारे ब्रेन की सेल्स में जो रेस्पिरेशन होगा तो दे विल आल्सो जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस आयन। तो अगर वो लेवल बढ़ेगा इसका मतलब वहां पर एसिडिटी बदलेगी, तो हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अल्टर हो सकती है, हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज है, न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ब्रेन में भी होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस कंसंट्रेशन के चेंज को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, और दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट द सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया, and this central chemosensitive area responsible for detecting carbon dioxide and hydrogen concentration or partial pressure of CO2 and hydrogen concentration in cerebrospinal fluid. And there is another type of chemosensitive area known to be as पेरीफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया। एंड पेरीफेरल कीमो जो सेंसिटिव एरिया होता है ये हमारे जो एरोटा निकलती है हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक सप्लाई करने के लिए, और जो कैरोटिड आर्टरी जो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है, इनमें पाए जाते हैं, और इनका भी काम होता है टू डिटेक्ट द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो ये कहां प्रेजेंट है, दो जगह प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी टू ब्रेन एंड एओर्टिक बॉडीज, दैट इज एओर्टिक आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड लेके जाती है। अब जो ब्रेन को ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को जा रहा है, अगर वो ब्रेन में जाने के पहले ही उसमें CO2 और H प्लस आयन का डिटेक्शन कर लिया जाए तो होगा क्या कि इमीडिएटली द रिक्वायर्ड शिफ्टिंग कैन बी ब्रॉट इन द रेस्पिरेटरी रिदम मैकेनिज्म एंड हेंस द मोर CO2 कैन बी एक्सपेल्ड आउट। तो इमीडिएटली ब्लड में CO2 लेवल और H प्लस लेवल नॉर्मलाइज किया जा सकता है। सिमिलरली जो मैंने बताया आपको एरोटिक बॉडीज, जो हमारे एरोटा की ये स्ट्रक्चर एरोटा में पाई जाती है, जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो वहां जो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ऑर्गन में जाने के पहले भी उसकी एक कह सकते हैं पूरी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। सिंपल सी चीज जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को कहीं पर भेजते हैं, और अगर कोई मान लीजिए वी आर सेंडिंग ए पार्सल टू समवन एल्स, तो हम उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल करते हैं कि उसमें जो चीज हमें रखनी है वो हमने सही तरीके से रखी कि नहीं रखी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, कम है या ज्यादा है, वो सब करेंगे ना। तो बिफोर जो चीज वहां हमारे बॉडी ऑर्गन में सप्लाई हो ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, CO2 लेवल और H प्लस उतना जितना कि रिक्वायर्ड हो, अगर उससे ज्यादा है तो बेटर है कि उसको एक्सेल करने का, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने का जो भी एक रिक्वायर्ड शिफ्ट हमें बॉडी में लाना है या अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लाना है, वो आसानी से लाया जा सकता हो। ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में या हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई भी सेंसिटिव एरिया नहीं पाया जाता है, नॉर्मली हम यही मानते हैं, और दैट इज व्हाई ऑक्सीजन हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। मीन्स ऑक्सीजन का ब्रीदिंग के रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है। जैसे कभी कभी मान लीजिए समटाइम वी इनहेल, तो जब हम ज्यादा इनहेल कर लेते हैं तो ब्रीदिंग नहीं करते कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और CO2 लेवल कंपेरेटिवली कम हो जाती है। बट वंस वी होल्ड आवर ब्रीथ, अगर हमने ब्रीथ को अपनी होल्ड कर लिया, तो जैसे हम ब्रीथ होल्ड करते हैं तो आफ्टर फ्यू सेकंड एक इंटरनल कह सकते हैं हमें फील ऐसा आता है कि अब हमें एक्सेल करना ही चाहिए, और या हमें ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मीन्स बात ये आई कि व्हाट इज द चेंज या व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी दैट मेक अस टू दैट प्रिपेयर अस टू ब्रीथ, एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, चाहे वो सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया हो या वो पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया हो, दे डिटेक्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब हमने इनहेलेशन को बंद कर दिया, लाइक हमने एयर इनहेल कर लिया, नाक को क्लोज कर लिया, और इसके बाद हम आराम से बैठे हैं, हमारी ब्रीदिंग बंद हो चुकी है, तो हमारा जो एक्सटर्नल पाथ है जो कनेक्टिंग एटमॉस्फेयर वो तो बंद हो गया, लेकिन जो बॉडी के इंटरनल तो रेस्पिरेशन कंटिन्यू चल रहा है ना।
तो वो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होगी तो कार्बन लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और H प्लस लेवल ब्लड में बिल्डअप होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। तो और वही ब्लड बार बार सर्कुलेट हो रहा है हमारे डिफरेंट पार्ट में, ब्रेन में भी जा रहा है। तो इमीडिएटली ब्रेन को जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस कंसंट्रेशन हमारा ब्लड मिलेगा तो वहां से सिग्नल किसको आएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया आएगा। अब कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करे, विल सेंड सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड ऑटोमेटिकली वी ब्रीथ आउट। मींस whether oxygen or carbon dioxide which is necessary to start the breath, तो उनमें से आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन अवर ब्लड मेक्स अस टू ब्रीथ। अगर CO2 कम हो जाए तो भी हम ब्रीथ नहीं करेंगे, और दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑप्टिमम पार्शियल प्रेशर हमारे ब्लड में होता है वो 40 रहता ही रहता है, और ये 40 का पार्शियल प्रेशर जरूरी है, क्योंकि अगर 40 से कम हो जाए तो हमारी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। अब मान लीजिए हम लोग ब्रीदिंग बंद कर दी, इंस्पायरेशन बंद कर दिया गया, तो ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारे टिश्यू सफर करेंगे, उनको हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो एक लिमिटेड CO2 भी जरूरी है फॉर कंटिन्यूअस ब्रीदिंग मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड अनडोubtedly हार्मफुल है, बट उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखने में भी अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर इनके बारे में। एओर्टिक बॉडी इज रिसेप्टर लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द एओर्टिक आर्च दैट इज गोइंग टुवर्ड द ब्रेन, एंड कैरोटिड सॉरी एओर्टिक एओर्टा में होता है, एंड कैरोटिड बॉडी वाला जो होता है वो कैरोटिड आर्टरी में पाया जाता है जो ब्रेन की तरफ जाता है। और ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, इनका काम होता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। ओवरऑल कहें तो टू डिटेक्ट द पीएच। डन। अब होता क्या है कि जब ये कीमोसेंसिटिव एरिया मींस मेटाबॉलिक एक्टिविटी CO2 और H+ बढ़ा तो दे विल, यहां से सिग्नल किसको आएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया पर आएगा, चाहे वो पेरिफेरल हो चाहे वो सेंट्रल हो, और वहां से सिग्नल जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को, एंड देन आफ्टर जो भी रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें डेप्थ ऑफ एक्सपायरेशन बढ़ानी पड़ेगी और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। मींस अब DRG VRG दोनों काम करेगा। DRG ब्रीदिंग एक्टिविटी को, इंस्पायरेशन एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा, और एक्सपायरेशन एक्टिविटी को इंक्रीज कराने का काम फोर्स एक्सपायरेशन कराने का काम VRG करेगा। तो वो जो भी एक रिक्वायरमेंट जैसे चीज चाहिए हमें टू एडजस्ट द लेवल ऑफ H+ एंड CO2 इन ब्लड, वो हमारा बॉडी अपने आप शिफ्ट करेगा थ्रू दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की। देन मैकेनिकल रिस्पांस हो गया, और फाइनली होमियोस्टेसिस मींस अगेन मेंटेनेंस ऑफ जो CO2 और H+ है वो रिस्टोर हो जाता है। रिमेंबर, ऑक्सीजन का हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है एज एन आइडियल कंडीशंस, या मैं कहूं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द NCERT बुक। यहां मैंने NCERT का पेज ही पूरा लेके रख दिया है कि ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues। मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि हमारा नर्वस सिस्टम अपनी ब्रीदिंग रेट को इस तरीके से एडजस्ट करने की खुद की क्षमता रखता है कि जो टिश्यूज की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कर सकता है। मीन्स जिससे हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही होगी, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नॉर्मल होगी, उस समय हमारा केवल DRG काम करेगा, VRG काम नहीं करेगा, और क्वाइट ब्रीदिंग चलती रहती है। क्यों? और उस समय केवल इंस्पायरेटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपायरेटरी मसल का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज कहां पर बात आई दोस्तों, बात वहां दूसरी ये आती है कि इन अदर कंडीशंस की बात करें तो अब मान लीजिए कि देख रहे टू सूट द बॉडी डिमांड्स। अब बॉडी डिमांड मींस कि अगर हम लोग स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो उसमें बॉडी टिश्यूज की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय इंस्पायरेशन भी बढ़ेगा और एक्सपायरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन इंस्पायरेशन इतनी ज्यादा देर तक ना, दैट मीन जो डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इतनी ज्यादा ना होने पाए कि लंग्स के लेवल पर कोई मैकेनिकल डैमेज हो पाए, और इसलिए जरूरी है कि उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इंस्पायरेशन को शट डाउन करना पड़ेगा। तो उसको शट डाउन करने के लिए क्या होता है, दूसरा सेंटर है, मैं आगे पढ़ता हूं। एंड दिस इज डन, मतलब ये जो बेसिक मेंटेनेंस या कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जो ब्रीदिंग होता है डन बाय a neural system, a specialized center present in medulla region of the brain and respiratory rhythm center, इसको हम बोलते हैं ये प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अब ये हो गया फिर जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का ये काम है, जो भी रिक्वायरमेंट शिफ्ट करेगा वो ये कराता रहेगा।
अभी जो मैं लाइन बता रहा था कि लंग्स का में जो एयर का जो इनहेलेशन है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा होगा तो लंग्स के लेवल पर जो आउटर मोस्ट लेयर पर अगर बात करें, कौन सा टिश्यू बताया था मैंने, इलास्टिक टिश्यू होता है, वो डैमेज होने लगता है, मीन्स उसमें मैकेनिकल डैमेज होगी। और अगर इलास्टिक टिश्यू डैमेज होगा तो जो इलास्टिक रिक्वायरिंग ऑफ लंग्स ड्यूरिंग पैसिव एक्सपायरेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए मीन्स लंग्स का जो एक्सेस एक्सपांसन हो रहा है, एक्सेस फिलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए यहां पर एक दूसरा सेंटर है, another center present in the pons region of the brain called pneumataxic center and the moderate the function of respiratory rhythm center. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर मींस पॉन्स से निकलने वाले जो न्यूरल सेंटर होते हैं रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर रेस्पिरेटरी। दूसरा मैंने समझाया आपको कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में। तो जो कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, द कीमोसेंसिटिव एरिया आर situated adjacent to the respiratory rhythm center, highly sensitive to CO2 and hydrogen ion concentration. Increase in these substance means CO2 and हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में अगर इंक्रीज होता है तो दिस एक्टिवेट द सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल रिदम सेंटर टू द मेक रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट। जो रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट होते हैं वो करने के लिए यहां से सिग्नल जनरेगा। उसी तरीके से क्या बताया गया है कि रिपोर्ट रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एरोटिक एंड कैरोटिड आर्टरी। एरोटिक आर्टरी मतलब जो एरोटा वाला कंडीशन हो गया, अब कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन वाली हो गई, वहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो रिसेप्टर किस टाइप के हैं वो एनसीईआरटी यहां एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो जो मैंने पहले बताया कि ये दोनों रिसेप्टर पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड में चेंज कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 के कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करके सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट होता है वो काम लाता है। कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू रिदम सेंटर चेंज। और दूसरा भी एक लिखा है कि जो ऑक्सीजन का होता है वो उसका रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में कोई बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें देखिए हम कंटिन्यूसली एयर इनहेल करते हैं। अब ये जो एयर हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं वो एयर 100% प्योर तो है नहीं। जब ये हमारे कंडक्टिंग जोन में आती है तो कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, जो डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर एयर में प्रेजेंट है उसको फिल्टर करना, एयर को क्लीन करने का काम होता है। मॉइस्चरिंग होता है, उसकी कूलिंग होता है, उसमें टेम्परेचर जो भी रिक्वायरमेंट एडजस्ट करना है वो करेगा। लेकिन अगर जो पॉल्यूटेंट और कह सकते हैं ऐसे कुछ केमिकल जिनका कंसंट्रेशन एयर में इनहेल एयर में बहुत ज़्यादा है, जिनको प्रॉपर तरीके से कंडक्टिंग जोन अगर मान लो प्योरीफाई ना कर पाए, उनका फिल्ट्रेशन ना कर पाए, या वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो कि हाई कैपेसिटी वाला है, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस को लाता है जिससे हमारी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। मीन्स हमें अनइजी फील होना शुरू हो सकता है, जैसे कि कंटिन्यूस स्नीजिंग हो सकती है, नोज रनिंग हो सकती है, कफिंग चालू हो सकती है। तो ऐसे कुछ चीजें हमें यहाँ पर नजर आ सकती हैं। या कुछ केसेस पर ऐसा होता है कि जो हमारा लंग्स होते हैं, जो एल्विलाई होते हैं, उन एल्विलाई का जो एक्सचेंज ऑफ जो सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया जहाँ पर होता है, एक्सचेंज करने वाला सरफेस एरिया होता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। या लंग्स में फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें से हम कुछ का यहाँ पर एनालिसिस डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हे फीवर एक एक्चुअली होती है पार्थेनियम ग्रास। देयर इज ए पार्थेनियम ग्रास। ये पार्थेनियम ग्रास है। जिस समय पार्थेनियम ग्रास ड्राई होती है उस समय वहां से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और इन पॉलन ग्रेन को अगर इनहेल कर दिया जाता है तो उस इनहेलेशन के रिजल्ट अगर इनको क्या किया जाए, इनहेल कर दिया जाए, तो इस इनहेलेशन के रिजल्टेंट क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हे फीवर। एक्यूट irritative inflammation localized to the mucous membrane of the upper respiratory passage means जो हमारा upper respiratory passage like you can say जो हमारा bronchial region हो गया, tracheal region हो गया,
कि हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इन रीजन पर कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होता रहता है। बेसिकली हे फीवर इज ए काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मींस यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जैसे रिएक्शन हुआ, तो अब ये क्या देखे, एलर्जी है, इट मींस जरूरी नहीं कि सबको ही इसके सिम्टम्स नजर आए, सब में नहीं हो सकते, लेकिन जिनमें है उनमें हो सकता है। होता क्या है कि ऐसा कोई केमिकल जब बॉडी में कभी कभी उसको, जब हमारे बॉडी के टिश्यूज के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, बॉडी सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो वहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे हिस्टामिन निकलता है, और वो हिस्टामिन क्या करता है, उसके कारण कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ वहां पर एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाता था कुछ लोगों में, जिस समय इसका डिटेक्शन हुआ था, तो उस लोकल एरिया में जो लोग रहते थे, जहां पर इस ग्रास की ग्रोथ ज्यादा होती थी, उनमें माइल्ड फीवर के सिम्टम भी आते थे, और इसलिए यहां पर नाम रखा गया इसका हे फीवर। तो बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, जहां पर pollen grains of Parthenium grass are being inhaled and it will result in the release of histamine. Then after certain type of symptoms like inhalation, inflammation and irritation of their upper respiratory tract होना शुरू होता है, persons may develop some fever like symptoms too. दूसरा है अस्थमा, दिस अस्थमा इज ऑल्सो एन एलर्जिक डिसऑर्डर, ये भी एक एलर्जिक डिसऑर्डर होती है, और इसमें भी एयर में प्रेजेंट कह सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर या कुछ पोलन ग्रेन्स का अगर इनहेलेशन कर दिया जाता है, तो इन लोगों में भी क्या है, हिस्टामिन का सिक्रेशन निकलता है, और यहाँ पर इसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसमें मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। मीन्स जो रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग जोन्स है, लाइक ये कह सकते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल हो गए, फार्दर कह सकते हैं कि वो गए ब्रोंकाई वगैरह हो गए, इसके लेवल पर क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो जाएगा तो जो एक्सपायरेशन मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अस्थमेटिक अटैक बेसिकली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रंक में क्यों होता है, या लोअर कंडक्टिंग जोन में क्यों होता है, अपर पार्ट में क्यों नहीं होता। देखिए अपर पार्ट में क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैकिया से नीचे की तरफ ब्रांचिंग पैटर्न पर जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, तो वहां पर कार्टिलेज घटता जाता है और मसल अमाउंट बढ़ता चला जाता है। अब होगा क्या कि जब किसी मतलब एलर्जेंट का इनहेलेशन हो गया, तो उस एलर्जेंट के कारण निकलने वाले कुछ केमिकल लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन क्या करेंगे, उस लोअर कंपोनेंट में लाइक टर्सरी लेवल, टर्सरी ब्रोंकाई के लेवल पर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के लेवल पर, इनिशियल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल के लेवल पर क्या करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, जिसके कारण पर्सन को एक्सहेलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, सिम्टम क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑडिबल व्हीजिंग साउंड होता है, जब खरखराहट की आवाज उसको आती रहती है, और पर्सन को फोर्सली एक्सपायर करना पड़ता है। अब कारण क्या, देखिए जो इंस्पायरेशन है वो तो ऑलरेडी एक्टिव प्रोसेस है, तो पर्सन फोर्सली इंस्पायर तो कर लेगा नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर भी, लेकिन जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है वो कैसा है, पैसिव है, और हम में से कोई भी पर्सन कंटिन्यूअसली फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन नहीं करते हैं, वो कुछ समय के लिए ही होता है। तो जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मसल अमाउंट ज्यादा है और उनका स्पाज्म हो गया है, तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर का उसका ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो गया, तो जो एक्सपल्जन ऑफ एयर होगा, जिसके कारण एयर बाहर निकलेगी आगे चल करके, तो उसमें वहां पर क्या, पेरीफेरल रेसिस्टेंस ओवर एक्सपेल्ड एयर ज्यादा हो जाता है, और जब एक्सपेल्ड एयर में पेरिफेरल रेसिस्टेंट ज्यादा होगा तो पर्सन को फोर्सली एक्सपायर करना पड़ता टाइम एंड अगेन। और ये कभी की सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर जो एक्सपोजर ऑफ कह सकते हैं एलर्जेंट ज्यादा हो जाए, तो हो सकता है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अनदर इज, अगर आप यहां देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी एल्वियोलाई होती है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जो एल्वियोलर टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अब अगर एल्वियोलर टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो लंग्स में जो एक कह सकते हैं कि एक टेंडेंसी होती है टू एक्सपेल, टू इन एक्सेल, या जो उनकी एक्सेल और इनहेलेशन की जो सेल्फ टेंडेंसी पाई जाती है या उनमें रिक्वायरिंग टेंडेंसी पाई जाती है, वो खत्म होने लगती है। होता क्या है कि पर्सन अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो अगर ये स्मोक क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका भी इनहेलेशन तो दोस्तों होगा ही होगा,
और इस स्मोक में प्रेजेंट कुछ जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल के कारण यहां पर प्रेजेंट मैक्रोफेज से कुछ प्रोटीएज निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीएज वर्ड एक पे कॉमन में आ जाएगा, देयर इज सीक्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ प्रोटीएज होता है, रिलीज ऑफ प्रोटीएज या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि एक एंजाइम नोन एज ट्रिप्सिन का रिलीज शुरू हो जाता है मैक्रोफेजेस से। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट इलास्टिन फाइबर्स ऑफ लंग्स। हम सब जानते हैं कि लंग्स में जो एल्वियोलाई के जो आउटर मोस्ट कोट है ओवर पल्मोनरी कैपिलरी, वो होता है इलास्टिक फाइबर। अब ये इलास्टिक फाइबर का डैमेजिंग शुरू हो गया। इसके पीछे मैं और टॉपिक समझाता हूं कि जब नॉर्मल इनहेलेशन है वो तो पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल एक्सहेलेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू के कारण लंग्स हमारे अपने आप इलास्टिक रिक्वायरिंग से वो नॉर्मल शेप साइज को एक्वायर कर लेते हैं। अब स्मोकिंग के कारण क्या हुआ, स्मोकिंग के कारण क्या, यहाँ पर टिप्सिन टाइप ऑफ एंजाइम निकले जो यहाँ एल्वियोलाई के लेवल पर प्रेजेंट जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसको डैमेज करने लगेंगे। तो जब इलास्टिक फाइबर डैमेज हो जाएगा तो लंग्स की जो इलास्टिक रिक्वायरिंग टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। तो वो इनहेल तो कर लेगा लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सहेल नहीं करेगा, और जब प्रॉपर तरीके से एक्सहेल नहीं करेगा तो फाउल एयर रिमेन प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। अब उस फाउल एयर में अगर इनहेलेशन करेगा तो फिर वो जो फ्रेश एयर आई वो मिक्स हो गई, तो नेट अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई में क्या होगी, घट गई। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लीजिए जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जब एक्चुअल रिक्वायरिंग ऑफ लंग्स नहीं होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट टू बी एक्सपेल्ड आउटसाइड वो यहां पर ज्यादा हो जाएगा। या मैं दूसरे और एक स्पेसिफिक लेपर अगले पे चलूं तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एफआरसी बढ़ जाएगा। ये एफआरसी का वॉल्यूम बढ़ेगा जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी मिक्स होती है और एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम भी मिक्स होता है, तो फाउल एयर का वॉल्यूम यहां पर बढ़ गया, वो वॉल्यूम यहां पर ज्यादा है। और अगर यहां से दोस्तों फ्रेश एयर आई भी तो वो फ्रेश एयर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ये फ्रेश एयर क्या होगी इसके अंदर मिक्स। अब इस मिक्सिंग के रिजल्टेंट एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गोइंग टू बी डिफ्यूज इनटू ब्लड क्या हो गया, कम हो गया। और फाइनली जब ये ब्लड हमारे टिश्यूज की तरफ जाएगा तो उसके लेवल पर ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो पूरी नहीं होगी, और दैट इज वही कहा जाता है कि इन दिस डिसऑर्डर देयर इज सीवियर डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। इस एम्फाइसेमा में जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है, क्योंकि लंग्स की इलास्टिक रिक्वायरिंग नहीं हो पाई है, तो वहां पर फाउल एयर वहां पर भर चुकी है, ज्यादा अमाउंट में भरी हुई है, तो जो फ्रेश एयर आएगी उस वो उसी में मिक्स होने के कारण नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो घटेगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लेस ऑक्सीजन गोइंग टू बी डिफ्यूज इनटू ब्लड, तो हमारे टिश्यूज की ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, मींस टिश्यू के लेवल पर हाइपोक्सिया हो सकता है और हो ही जाता है। और इसका एक मेन कॉज क्या हुआ, सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फाइसीमा में सिगरेट स्मोकिंग के रिजल्टेंट देयर इज ए ग्रेट लॉस ऑफ ग्रेट डैमेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, वो घटने लगता है, जिससे कि नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी डिफ्यूज, नेट अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस वो कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो हमारे टिश्यूज पर हाइपोक्सिया हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। These are such kind of disorders which affect the lungs of the people those are working in the industries where the huge exposure of particulate matter, जैसे जो कोल इंडस्ट्री होती है, माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, या कुछ और है जहां पर पार्टिकुलेट मैटर का कह सकते हैं एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को होती है ये क्या, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, या कह सकते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, ऐसे लोगों में इनका इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अब जो कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर होता है तो लंग्स में कुछ जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती हैं, वो कुछ ओवर एक्साइट हो जाती हैं, और उन ओवर एक्साइटेशन के कारण लंग्स के लेवल पर फाइब्रोसिस होना शुरू होती है। मींस लंग्स का जो
हॉलो जो एल्वियोलाई के अंदर का जो स्पेस होता है वो फाइब्रस टिश्यू से भरना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर भी आगे चल करके कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस होने वाली जो इस टेंडेंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर इस टाइप की बीमारी, ये ऐसी कोई डिसऑर्डर्स नहीं है जो कि बॉडी में चेंज होने के कारण हुई, ये किसी भी पार्टिकुलेट मैटर के एक्सेस एक्सपोजर के कारण हुई। हम लोग भी तो सब लोग नॉर्मली देखिए बाहर निकलते हैं, बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर कंटेनिंग डस्ट हम लोग एयर इनहेल करते हैं, बट उससे पूरी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है एयर की, और हमारे लंग्स में ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती हैं। तो अगर ऐसे लोग जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अगर उनको इन बीमारियों से बचना है, दैट मीन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से बचना है, तो बेस्ट तरीका है सबसे पहले तो वो रेगुलर मास्क का यूज करें, प्रॉपर मास्क लगाएंगे। अगर फेस मास्क लगाएंगे तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा, रेगुलर टाइम पर इनका एक तो कह सकते हैं हेल्थ चेकअप होना चाहिए, इनकी रेस्पिरेटरी जो हमारे कह सकते हैं वॉल्यूम्स है उनका टेस्टिंग होना चाहिए। साथ ही साथ इनको टाइम टू टाइम कुछ कह सकते हैं कि पेड लीव दी जानी चाहिए, कि अगर लंग्स के लेवल पर कुछ पार्टिकुलेट मैटर का एक्सपोजर हुआ है तो उसको बॉडी रिकवर करके रिस्टोर कर सके। अब हम कुछ और डिस्कशन बात करते हैं, दैट इज प्लूरिसी। देखिए ये लंग्स यहां पर आप देख रहे हैं, और लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल वॉल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि पैराइटल और विसरल, ये दो लेयर होती हैं, पैराइटल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन होती हैं, इन दोनों के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। तो कुछ कंडीशंस पर क्या होता है कि ये फ्लूइड का अमाउंट घटने लगता है और यहाँ पर कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होता है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर इंजरी के कारण हो सकता है। अब अगर फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पर घटेगा तो जिस समय लंग्स का मूवमेंट होगा तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है, तो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन विच कॉज फ्रिक्शनफुल मूवमेंट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये भी एक प्रॉब्लम है जो आगे चल करके पेनफुल कंडीशन हो सकती है, हमारी ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव द एटेलेक्टेसिस और कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। मींस जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, और जब सरफेस टेंशन बहुत कम होता है तो वो क्या सकते हैं मोस्टली अपने शेप को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। तो एक तो वो चीज हो गई सरफेस टेंशन का टेंडेंसी, दूसरी आएगी। दूसरा, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल ब्लॉक गैस बियॉन्ड, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो सिंपल सी चीज है, मान लीजिए कि यहां पर ये मैं बात कर रहा हूं, ये एल्वियोलर एरिया है, डन, ये एल्वियोलाई का एरिया है। आगे इस तरीके से बहुत सारे ये यहां पर एल्वियोलाई होंगी ह्यूमन बीइंग में, इस तरीके से ये बहुत सारी एल्वियोलाई है। अब होगा क्या कि जिस समय हम नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो 100% एयर कभी भी एक्सपेल्ड नहीं होती है, सम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, जिससे एक तो एल्वियोलाई का शेप भी मेंटेन बना रहता। अब हुआ क्या, मान लीजिए कुछ एरिया का जो ब्रोंकियल एरिया है वो क्या हो गया, यहाँ पर ब्लॉकिंग हो गई, यहां पर ये हो गया ब्लॉक। अब अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहां तो एयर जाएगी नहीं, केवल यहां पर एयर जाएगी, लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन तो हर जगह होगा। ब्लड का सर्कुलेशन तो हर जगह हो रहा है, यहां भी ब्लड आ रहा है और यहां भी ब्लड आ रहा है। तो यहां पर तो एयर आई, जो एयर का इनहेलेशन वो इस तक तो हुआ, तो यहां पर ऑक्सीजन आसानी से यहां डिफ्यूज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर डिफ्यूज हुई। लेकिन यहां पर एयर नहीं आ पाती, तो इसके कारण जो भी एक्सेस एयर होती है जो यहां बची हुई होती है वो भी यहां पर ब्लड में निकल जाती है। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, 100% एम्प्टी ऑफ एयर हो जाते हैं, और इस स्टेज में ये एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाता है, और यही कोलैप्सिंग टेंडेंसी कहलाती है क्या, atelectasis or collapse of alveoli. So bronchus bronchiole is blocked, gas beyond the blocked absorbed causing the segment to collapse, means जिस एरिया में यहाँ पर ब्लॉकिंग हो गई है तो उसके बाद का जो एरिया होगा, जो वहां एयर होगी वो भी पूरी तरीके से एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है, और एल्वियोलाई में अमाउंट ऑफ जो एयर होनी चाहिए जस्ट टू मेंटेन द प्रॉपर शेप ऑफ द एल्वियोलाई वो खत्म हो जाएगा, तो एल्वियोलाई अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। और अगर एक बार वो कोलैप्स हो गया तो उसको दोबारा से रिटेन करना मुश्किल होता है। तो दैट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड एज एटेलेक्टोसिस। एक तो ये इसका रीजन बना। दूसरा कारण लंग सर्फेक्टेंट जो है, जिसका मैं पहले पढ़ाया था कि इस एल्वियोलाई का शेप कैसा होता है, समवट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होने के रीजन यही है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है
सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं लंग सर्फेक्टेंट, एक काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल के द्वारा करते हैं। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अब अगर सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है एल्वियोलाई के लेवल पर, तो एल्वियोलाई का जो सरफेस टेंशन बढ़ने के कारण क्या होगा, ये खुद अपने आप कोलैप्स कर जाएगा, तो भी ब्रीदिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग रुक जाएगी। एक डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होती है, कलर चेंज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ये खास के इन्फेंट में इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उन इन्फेंट में जिनके लंग्स ब्रीदिंग के लिए मेच्योर नहीं होते हैं। होता क्या है कि इस डिसऑर्डर के का कारण लंग्स में क्या होता है कि जो लंग्स का में न्यूमोसाइट टाइप 2 होती हैं वो लेस सिग्निफिकेंटली काम करती हैं, जिसके कारण जो अमाउंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट टू बी प्रोड्यूस्ड वो कम रहेगा। और जब अमाउंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कम रहेगा तो लंग्स क्या के जो एल्वियोलाई को क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, और बच्चे में ब्रीदिंग रुक जाएगी, और इस केस में इन्फेंट की डेथ भी हो जाती है। इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एंड अनदर कॉज इज प्लूरल इंट्रूजन्स। जैसे मान लो अगर हम कुछ यहां लेकर देखते हैं कि ये अपने पास लंग्स हमने बना लिए, ये लंग्स हो गए, और इन लंग्स के ऊपर एक ही बना लेते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं। इन लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने क्या पढ़ाया अभी बार, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती, ये प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती। अब देखो लंग्स के अंदर का प्रेशर कितना होता है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो 760 होता है, डन। और लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है यहाँ का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। लंग्स वाला क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इसको बोलते हैं यहाँ पर जो प्रेशर उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो होता है नियर अबाउट 756 mm ऑफ Hg। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे लंग्स बिटवीन द ब्रीथ कोलैप्स नहीं करते। तो हमारे लंग्स बिटवीन द ब्रीथ कोलैप्स क्यों नहीं करते, देखिए यहाँ के अंदर का प्रेशर कितना है हमको दिख रहा है, 760 दिख रहा है, और बाहर प्रेशर कितना है 756, मींस बाहर की तरफ प्रेशर क्या है, कम है। अब अगर बाहर की तरफ प्रेशर कम है और अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो लंग्स से क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ बाहर की तरफ पुश बना रहता है, खींचा रहता है। मींस जो लेस इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो कंटिन्यूअसली लंग्स को अपनी तरफ खींच करके रखता है, जिसके कारण लंग्स हमारे कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ नहीं होते। लेकिन अगर किसी पर्सन की स्टैबिंग कर दी जाए, मतलब उसको ऐसी तरीके से चाकू मारा जाए कि उसके कारण इसका प्लूरल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, मींस यहां पर बन गया एक क्या होल, यहां पर ये एक होल बन गया है। अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो यहां से चली जाएगी प्लूरल स्पेस में जाएगी, और जब इस स्पेस में जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्रेशर है जो 756 था वो भी होकर कितना हो जाएगा, ये प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। द प्रेशर विल रीच टू 760 mmHg। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर दोनों क्या हो गए, बराबर, और जैसे ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे इमीडिएटली जो अपने लंग्स होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो लंग्स को कोलैप्स होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन क्या हो सकता है, जो ब्रोंकियल एरिया का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, दूसरा रिड्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट हो सकता है, और तीसरा हो सकता है इनफ्लक्स कह सकते हैं एंट्री ऑफ एयर इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, जिसके कारण लंग्स और इंट्राप्लूरल प्रेशर दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे और लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Systemic failure of oxygen starvation, when structural, chemical or environmental failure occurs, tissue are starved of oxygen, means किसी भी कारण से अगर हमारे टिश्यूज को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है तो टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रहती है, और जब कंटिन्यू एक्टिविटी चलती रहेगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिल्डअप होना शुरू हो कंटिन्यू रहेगा और वो ज्यादा बनेगा,
और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बन रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो होता क्या है कि वहां पर हल्का सा पर्पल कंडीशन या पर्पल कलर आना शुरू हो जाता है। तो एक कंडीशन हाइपोक्सिया। रिड्यूस्ड कह सकते हैं, reduced supply or insufficient supply or availability of oxygen to the tissues. साइनोसिस ए डायरेक्ट क्लिनिकल साइन ऑफ द ऑक्सीजन स्टारवेशन, क्योंकि जब ऑक्सीजन स्टारवेशन हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो इस एरिया पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे, ब्लूइश कलरेशन आना शुरू हो जाता है, इंस्टेंटली ब्लूइश एंड ड्यू टू द एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड होती है। तो ये हाइपोक्सिया के कारण आगे साइनोसिस हो सकती है। अब इस के कारण और कौन क्या हो सकते हैं कि हाइपोक्सिया अगर है तो कितने कितने कारण से हो सकता है, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड हाइपोक्सिया। उनमें से एक रीजन आप देख रहे हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया द काइंड ऑफ हाइपोक्सिया व्हेन ऑक्सीजन ब्लड हैज रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मींस या तो हमारे ब्लड में आरबीसी काउंट कम है, या फिर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन अमाउंट कम है, या हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। मींस व्हेन ब्लड लेवल पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है या ऑक्सीजन जो इनहेल की गई है वो उतना ही कंसंट्रेशन जो आइडियल होना चाहिए 104 एलुलाई पर प्रेजेंट एज इट इज प्रेजेंट है, लेकिन जब ब्लड ऑक्सीजन को पिकअप करने आया तो उस ब्लड में ही इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस ऑक्सीजन को मैक्सिमम लेवल पर वो पिकअप कर सके। तो व्हेन द हाइपोक्सिया ड्यू टू insufficient oxygen carrying capacity of blood, then इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, एनेमिक हाइपोक्सिया। एक होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कि ब्लड फ्लो इज इनसफिशिएंट टू डिलीवर ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आया है, डन, ब्लड ने नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होल्ड भी किया हुआ है, लेकिन जो जिस टिश्यू में ब्लड को सप्लाई करना है उस टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है। अब वो चाहे हार्ट की इनसफिशिएंसी से हो या ब्लड वेसल में किसी ब्लॉकेट की वजह से हो, इन दोनों कंडीशन में व्हेन ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू इज रिड्यूस्ड, इन दैट ऑल्सो केस ऑल्सो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। मींस ऑक्सीजन अमाउंट एंड इनहेल अमाउंट नॉर्मल है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल हुआ, सिर्फ जिस टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचानी थी वहां पर जिस अमाउंट का ब्लड पहुंचना चाहिए उस अमाउंट का ब्लड डिलीवर नहीं हुआ। तो अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो अनडाउटेडली वहां पर नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी तो कम पहुंचने वाली होगी, ठीक है दोस्त। तो अब इसके कारण कहते हैं हार्ट फेलियर हो सकता है, रिड्यूस पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट हो सकती है, या फिर ब्लॉकेड इन एनी ब्लड वेसल टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन हो सकता है। साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन CO2 is inactively impaired directly inside the body। अब इस सिचुएशन में क्या है कि ब्लड में जो लोडेड ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, बट टिश्यूज हैव बिकम लेस फंक्शनल और लेस एक्टिव इन ऑर्डर टू पिकअप ऑक्सीजन। जिस अमाउंट में ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स को पिकअप करना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, तब उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मींस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन अगर कम है, हाइपोक्सिया तो हुआ, दैट मीन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई तो हुआ, बट कौन के कारण से, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। तो व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर इनसफिशिएंट, इन दैट केस जो हाइपोक्सिया बॉडी में डेवलप होगा वो कहलाएगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल इन इनहेल्ड एयर, में एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम है। जैसे खास करके जब हम कभी माउंटेन्स की तरफ हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर में नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी तो कम हो जाएगा, मींस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में ही कम है, तो अगर हम इनहेल करेंगे तो लेस पार्शियल प्रेशर की ऑक्सीजन आएगी, तो उसका इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस भी नहीं तो होगा, क्योंकि जितना पार्शियल प्रेशर चाहिए 104 वो अगर घट जाएगा तो भी जो एक्सचेंज ऑफ गैस दैट इज ट्रांसकसर डिफ्यूजन ऑफ जो ऑक्सीजन होगा फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड की तरफ वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड या मोशन सिकनेस। एल्टीट्यूड कहते हैं लो एटमॉस्फेरिक पर, जब कह सकते हैं हम ऊपर की हाइट पर जाते हैं, ऊपर हम हाइट पर जाना शुरू करते हैं, तो ऊपर हाइट पे जाने के बाद पार्शियल प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर में, तो नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो इस केस पर हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी, डन।
अब इसमें देखो कुछ और चीज डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक पर्सन सर्वाइविंग और लिविंग ऑन प्लेन्स मीन्स जो समतल मैदानों पे रह रहा है, वो कहां पर गया है, कंटिन्यूअसली हिमालय की चोटी पर चढ़ता चला जा रहा है, वो बीच में नहीं रुक रहा है। तो जब वो कंटिन्यूअसली चढ़ता चला जाएगा, तो अभी जो उसकी बॉडी का एडजस्टमेंट है वो किसके अकॉर्डिंगली है, प्लेन के अकॉर्डिंगली है। लेकिन जब हाइट में कंटिन्यूअस चला गया, मान लो 6000 फीट 7000 फीट पे ऊंचाई पे चला गया, लगातार चला जा रहा है, अब उसको प्रॉब्लम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हाइट पे जाएगा तो पार्शियल प्रेशर है कम ऑक्सीजन का, मीन्स एटमॉस्फेयर में PO2 लेवल कम है, तो इनहेलेशन जो एयर का किया गया उसमें ऑक्सीजन है कम। तो जिस अमाउंट का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में होना चाहिए फॉर रिक्वायर्ड ट्रांसफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, वो कम हो पाएगा, तो टिश्यूज में को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हुई। लेकिन अगर वही पर्सन कुछ समय के लिए मान लीजिए 6000 फीट की ऊंचाई 5000 फीट की ऊंचाई पर गया, 15-20 दिन 1 महीने वहां रुक गया, अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारा बॉडी सिस्टम होगा वो उस न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना शुरू हो। फिर और मान लीजिए वो 8000 फीट की ऊंचाई पर गया, तो फिर तो कुछ अनइजीनेस फील हुआ, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो चुका है। तो फिर उसमें अगर वहां वो कुछ समय के लिए स्टे कर जाए 2-3 महीने के लिए, तो फिर उसकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी। मीन्स होता क्या है नॉर्मली इस एडजस्टमेंट में, होता क्या है कि जब कोई पर्सन लगातार जब हाइट एल्टीट्यूड उसकी बढ़ती चली जाती है, ऊंचाई पर जाना शुरू करता है, तो जब हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होना शुरू होती है, तो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव सेल किडनी में भी पाई जाती है, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। ये इमीडिएटली एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाना शुरू करती हैं, और वो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है। अब अगर आरबीसी काउंट बढ़ गया मींस हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ गया, तो अब वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, अब ऑक्सीजन अगर कम भी आएगी तो वो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मतलब धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होगी, हाई एल्टीट्यूड के इन्वायरमेंट के लिए एटमॉस्फेयर के लिए एडजस्ट होती है, और इसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन हियर। तो जब लगातार हम हाइट पर चलते जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होने के कारण हमारी बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इस केस पर पर्सन सफर सिम्टम्स लाइक नोजिया, सीवियर फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, ब्रीथलेसनेस एंड हेडेक। इसका वही एक्लिमेटाइजेशन कि अगर किसी पर्सन को माउंट एवरेस्ट पर जाना है, और देखिए जो लोग माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर या ऊंची से ऊंची चोटियों पर पहुंचना चाहते हैं, वो ऑल ऑफ ऐसा नहीं कि आज जर्नी स्टार्ट किया और अगले एक 10 दिन के अंदर वो जर्नी उनकी पूरी हो गई। वे कुछ समय के लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट में जाने के बाद उनको बोला भाई अब तुम्हारा यहाँ कैंप लगेगा, अगले 2-3 महीने तुम यहीं रहोगे, अभी तुम ऊपर नहीं जा सकते हो। कारण क्या है कि अभी आप लोग प्लेन्स से आए हुए, मतलब समतल मैदानों से आए हुए हो, और वहां पर आपकी बॉडी का एडजस्टमेंट अलग था, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए सबसे पहले आपकी बॉडी को इस न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक्लिमेटाइज होने दीजिए, अडॉप्ट करने दीजिए। उसमें वही होता है कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन मिलना कम शुरू होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करके आरबीसी काउंट बढ़ा देती है। और दैट इज वाई अगर 2 पर्सन लाए जाएं, मीन्स जो एक पर्सन मान लीजिए से मेघालय रोहतांग वगैरह एरिया पे रह रहे हैं, और एक पर्सन जो प्लेन का है, मीन्स कोई समतल जगह का है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, यूपी कानपुर का हो गया, और कहीं बिहार का हो गया, फिर कहीं हमारा राजस्थान का है, इन दोनों में अगर आरबीसी काउंट देखा जाए, तो जो पर्सन उस हिमालय रेंज से आया है ना, उसमें आरबीसी काउंट ज्यादा होगा, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली लो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहना पड़ा है, तो उसमें आरबीसी काउंट ज्यादा रहेगा, सो दैट वो मोर एंड मोर ऑक्सीजन को पिकअप करके अपने टिश्यूज तक सप्लाई कर सके। देन आफ्टर आता है अपने पास एक आती डिसीज डाइवर्स डिसऑर्डर और डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब इसमें एक कंडीशन अलग है, देखिए जो डाइवर्स होते हैं, जब वो सी में तरफ जाना शुरू होते, डीप सी में जाना शुरू करेंगे, तो उनमें कुछ चेंजेस आना शुरू। अगर मैं इनहेल्ड गैस की बात करूं, तो इनहेल्ड गैस में, इनहेल्ड एयर में, सॉरी, जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो इनहेल्ड एयर है, इस इनहेल्ड एयर में CO2 भी प्रेजेंट है, CO2 है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अदर गैसेस भी होती हैं, हीलियम वगैरह भी पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 मेजर गैसेस मान लेते हैं। अब नाइट्रोजन का आपने कभी भी एक्सचेंज ऑफ गैस में टॉपिक में नहीं पढ़ा है। जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैस की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की ही बात करते हैं।
या सोल्युबिलिटी ऑफ, अगर हम ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड में सोल्यूबल होती हैं। इस नॉर्मल टेम्परेचर, इन नॉर्मल बॉडी प्रेशर 760 के प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही ब्लड में सोल्यूबल हैं, ब्लड में डिफ्यूज होती हैं या ब्लड से डिफ्यूज होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस हमारे एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज नहीं होती। वेरी क्लियर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 760 mmHg का प्रेशर होता है, इस प्रेशर में नाइट्रोजन गैस एल्वियोलाई तक आ तो जाती है, लेकिन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज नहीं होती। अब कोई पर्सन है जो डीप डाइविंग कर रहा है, दैट मीन वो समुद्र में नीचे गहराई तक जाता जाएगा, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, जो समुद्र का पानी है, मराइन वाटर है, उसका प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो, तो बॉडी का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। और जैसे जैसे बॉडी का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड बढ़ने लगती है। मीन्स when person goes deep into the bottom of the sea, in that case बॉडी का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और उसके कारण उसके ब्लड में नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। और जब यह नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो गई, तब तक है, अभी तो कोई इशू नहीं है। अब वो पर्सन अगर स्लोली स्लोली ऊपर आएगा भी, तो उसकी नाइट्रोजन भी ग्रेजुअली ब्लड से निकल करके एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से निकलते बाहर निकल जाती। लेकिन अगर वो पर्सन बहुत क्विकली आता है, तो जब वो क्विकली आएगा, तो जिस रेट में ऑक्सीजन ब्लड में अंदर गई थी, उस रेट में कार्बन नाइट्रोजन, जिस रेट में नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज हुई थी या डिफ्यूज इन हुई थी, अब वो उस रेट में ब्लड से डिफ्यूज आउट नहीं होगी। तो वो जो नाइट्रोजन होती है, ब्लड वेसल्स में कहीं कहीं पर एक्यूमुलेट होकर के नाइट्रोजन बबल बना देती है, और उस बबल बन जाने के कारण वहां पर ब्लड सप्लाई को ऑक्लूजन हो सकता है, ब्लड सप्लाई कहीं कहीं रुक सकती है। तो नाइट्रोजन एग्जैक्टली 5 times more soluble than more soluble in liquid than in water. During descent, increasing amount of the respiratory gases diffused to body tissues, fat-rich nervous tissue take up relatively massive amount of nitrogen. क्यों कि जब प्रेशर बढ़ा नीचे जाने पर, तो मोर नाइट्रोजन डिफ्यूज, और खासकर ब्रेन के लिए, ब्रेन में क्यों ज्यादा पहुंची, क्योंकि ब्रेन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स के चारों तरफ, और माइलिन शीथ लिपिड रिच होता है, तो न्यूरल टिश्यूज के लेवल पर नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। आगे क्या देखते हैं यहाँ पर, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, when a divert descent, that means नीचे जाता है, तो partial pressure of gases in the body rapidly reduces. If decompression is too rapid, the dissolved gas voluntarily come out of the solution in the gas in the tissues and blood, resulting in the formation of bubbles. ये बबल आप देख रहे हैं ना कहीं कहीं पर, ये नाइट्रोजन के बबल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड होता है, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है। और इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर पेन हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, इंटरचेंजेबली वजह सो कैसन्स डिजीज या बेंट्स डिजीज या इसको डिस्बैरिज्म भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के एक शॉर्ट समराइज अगर एक बात करने की कोशिश करूं, तो अगर कोई पर्सन जो डीप इनटू सी गया है, जिसके ब्लड में नाइट्रोजन डिफ्यूज हो चुकी है, न्यूरल टिश्यू में नाइट्रोजन डिफ्यूज हो चुकी है, उस कंडीशन पर अगर वो वेट की उस पर्सन वो बहुत क्विकली बाहर आता है, तो नाइट्रोजन वो ब्लड से डिफ्यूज होकर के बाहर नहीं निकल पाती, इवन आसपास के टिश्यूज में लीक होना शुरू हो जाती है, और वहां पर वो बबल बना सकता है, जिसके कारण वहां पर मस्कुलर पेन हो सकता है, न्यूरल डैमेज हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। वेरी क्लियर, फेंटनेस भी आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस डिस्बैरिज्म में, या कह सकते हैं हमें नाइट्रोजन सीक्रेट वाली कंडीशंस में देखने को मिलेंगी। देन आफ्टर नॉर्मल पूरा कह सकते हैं जो हमने डिस्कस किया उसका एक समरी है। न्यूरल कनेक्ट हो गया, केमिकल विजिलेंस हो गया, और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हो गई। मीन्स हमारी बॉडी, हमारे नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम को न्यूरल तरीके से भी कंट्रोल किया गया, केमिकल तरीके से भी किया गया, जब केमिकल CO2 और हाइड्रोजन प्लस के द्वारा कंट्रोल किया गया, उसमें सिग्नल ऐसे जनरेट किए गए कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो मॉडरेट हो सके, मेंटेन रह सके। और साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकती हैं, इनको मैंने पूरा आगे अभी तक डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, आपकी लर्निंग उतना ज़्यादा ही अच्छी होगी। मन लगा के पढ़िए और अपने हर एक टारगेट को अचीव करने की अपनी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश सबसे जरूरी करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे ना, तो हम
खुद को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।